किसान भाइयों नमस्कार, मैं हूं नीता सिंह। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम कृषि दर्शन में। इस कार्यक्रम में साल दर साल हम आपको कृषि जगत से जुड़ी तमाम जानकारियां पहुंचाते रहे हैं, आगे भी पहुंचाते रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम, जिसमें होंगे 3 सेगमेंट: विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया। तो किसान भाइयों आइए देखते हैं सबसे पहले सेगमेंट विज्ञान और किसान। हमारे देश में फसल उत्पादकता कई विकसित देशों के मुकाबले कम है। इसकी एक वजह ये भी है कि सही तकनीक से दूरी है, लेकिन कई किसान अब आधुनिक तकनीक को खेतीबाड़ी में अपनाने लगे हैं। कई किसानों ने आधुनिक तकनीक की बदौलत कृषि को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। और ऐसे ही एक किसान की आज हम बात करेंगे, जो कि मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में रहते हैं और उनका नाम है चंद्रशेखर तिवारी। कम उत्पादकता यानी कम कमाई। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में भी किसानों के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा था। यहाँ लोग खेती की पुरानी हवेली तकनीक का इस्तेमाल कर रहे थे। इस तकनीक से प्रति हेक्टेयर कम उपज हो रही थी और किसानों को उम्मीदों के मुताबिक परिणाम नहीं मिल पा रहे थे। उस समय कोई नहीं जानता था कि क्षेत्र की खेती में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। ये बदलाव नरसिंहपुर स्थित राजकीय महाविद्यालय से एक प्रोफेसर के रिटायरमेंट के बाद शुरू हुआ। प्रोफेसर का नाम है चंद्रशेखर तिवारी। रिटायरमेंट के बाद इन्होंने पुश्तैनी जमीन पर खेती बाड़ी का काम शुरू किया, लेकिन न पैदावार अच्छी हो पा रही थी और न ही आमदनी। उनके मन में यही सवाल उठता था कि खेती को किस तरह लाभकारी बनाया जाए। यही सवाल उन्हें देश के नामचीन शोध संस्थानों तक ले गया। इन संस्थानों में इन्होंने कृषि वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों से मुलाकात की और गहन विचार किया। इन मुलाकातों के दौरान चंद्रशेखर तिवारी को पता चला कि गन्ना एक ऐसी फसल है जिसका निश्चित दाम मिलना तय है। चंद्रशेखर ने खुद भी गन्ने की खेती शुरू की और दूसरे किसानों को भी इस ओर प्रेरित किया। गन्ने की खेती दूसरी क्षेत्रीय फसलों से तो अच्छी रही, लेकिन चंद्रशेखर उपज से अब भी संतुष्ट नहीं थे। उस समय 1 हेक्टेयर में 35 से 40 टन गन्ना पैदा हो पा रहा था। चंद्रशेखर का लक्ष्य इसे 75 से 80 टन तक पहुंचाने का था। ज्यादा उपज के लिए गन्ने की नई और उन्नत तकनीक जरूरी थी। इसी की तलाश में वो जा पहुंचे लखनऊ के गन्ना अनुसंधान संस्थान। यहाँ पर संस्थान के निदेशक डॉक्टर A.D. पाठक से लंबी चर्चा हुई और प्रोफेसर तिवारी ने नरसिंहपुर में गन्ने की कम उपज के बारे में बताया। इस मुलाकात का असर हुआ। डॉक्टर पाठक ने कम उपज के कारण जानने और सुधार के लिए वैज्ञानिकों की एक टीम गठित कर दी। वैज्ञानिकों की टीम ने नरसिंहपुर जिले का दौरा किया, वहां की मिट्टी की जांच की और जलवायु परिस्थितियों के बारे में जानकारी जुटाई। उसके बाद प्रोफेसर चंद्रशेखर और उनके साथी किसान लगातार वैज्ञानिकों के संपर्क में रहे। वैज्ञानिक जो भी सुझाव देते उन पर अमल करते रहे। सबसे पहले मिट्टी सुधार पर काम किया गया। हरी खाद के लिए ढैंचा उगाया गया। फसलों के अवशेषों को खेत में ही छोड़ दिया गया और चीनी मिल से निकला कचरा भी खेतों में डाला गया। इसके अलावा सूक्ष्म जैविकी के लिए टीकाकरण भी किया गया। 2014-15 तक नरसिंहपुर की मिट्टी में जैविक कार्बन सामग्री महज 0.36% थी, जो 2018-19 तक बढ़कर 0.76% हो गई। इससे 20% तक नाइट्रोजन की बचत होने लगी। इतना ही नहीं, पानी की बचत के लिए पर ड्रॉप मोर क्रॉप को अपनाया, मॉइस्ट हॉट एयर ट्रीटमेंट का सहारा लिया और एकल कली सेट का उपयोग किया। इन उपायों से न सिर्फ खेती की लागत में कमी आई, बल्कि उपज में भी बढ़ोतरी होती चली गई। बल्कि आज एकल कली सेट का उपयोग करते हुए किसान गन्ने की स्वस्थ नर्सरी तैयार कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ के किसानों ने अंतर फसल प्रणाली को भी कामयाबी के साथ अपनाया और गन्ने के साथ आलू, चना, मटर, धनिया और प्याज बोने लगे। नए उपायों से न सिर्फ फसल लागत में कमी आई, बल्कि उपज में भी तेजी से बढ़ोतरी हुई। बल्कि प्रोफेसर चंद्रशेखर तिवारी ने 75 से 80 टन प्रति हेक्टेयर का जो लक्ष्य निर्धारित किया था, उसे भी हासिल कर लिया।
कमाल की बात तो ये है कि उत्पादन में ये बढ़ोतरी जैविक तरीकों से की गई। आमदनी बढ़ी तो किसान और तेजी से गन्ने की ओर आकर्षित हुए। आज नरसिंहपुर जिले में 35% जोत पर गन्ना उगाया जा रहा है। प्रोफेसर तिवारी की मदद से वैज्ञानिक फसल अवशेष जलाने की प्रवृत्ति पर भी रोक लगाने में कामयाब हुए। आज पूरा नरसिंहपुर जिला अवशेषों को जलाए जाने से मुक्त हो चुका है। किसान भाइयों, अब वक्त हुआ है कृषि कैलेंडर का, जिसमें हम आपको बताते हैं वर्तमान समय में किए जाने वाले कृषि कार्यों की। तो आज हम आपको बताएंगे गर्मियों की फसल बोने से पहले कौन से कृषि कार्य करने चाहिए इस माह में। रबी फसलों की कटाई के बाद अगर खेत खाली पड़े हैं तो उनके सुधार का कार्य कर ले। ये समय खेतों की गहरी जुताई का कार्य है। इससे मिट्टी में छिपे कीड़े बाहर निकल जाते हैं। मृदा जनित रोगाणु जो मिट्टी में दबे रहकर फसल बर्बाद करते हैं, वे भी गर्मी में जुताई करने से नष्ट हो जाते हैं। इस समय गहरी जुताई करने से फसल में खरपतवार नियंत्रण करना आसान होता है। किसान उबड़ खाबड़ खेतों को समतल कर ले, इससे फसल में अंकुरण अच्छा हो पाएगा। समतलीकरण से कृषि कार्य सुविधाजनक तरीके से हो पाएंगे और जल की बचत हो पाएगी। खेत में गोबर या कंपोस्ट की खाद भी मिला दे, जिससे उसका अपघटन हो सके। और फिलहाल वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं, आप कहीं जाइएगा नहीं। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। और अब वक्त हुआ है सेगमेंट कृषि स्टार्टअप का। हमारे देश में मोटे अनाज के साथ साथ फलों की भी खेती की जाती है। अगर सही तकनीक से बड़े पैमाने पर फलों की खेती की जाए तो किसानों को अच्छा लाभ मिल सकता है। और अगर बात की जाए अंगूर की खेती की, जिसमें बहुत सारे विटामिन्स होते हैं और पूरे साल ही इसकी मांग रहती है, तो किसान लंबे समय तक आर्थिक लाभ उठा सकते हैं अंगूर की खेती करके। आज हम बात करेंगे ऐसे ही एक किसान की, जिनका नाम है चिंतला वेंकट रेड्डी, जिन्होंने बीज रहित अंगूर की खेती करने में सफलता हासिल की है, जिसके लिए उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया। चिंतला वेंकट रेड्डी नेशनल सीड कॉरपोरेशन और आंध्र प्रदेश स्टेट सीड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को पिछले 10 वर्षों से लगातार नए बीज दे रहे हैं। रेड्डी तेलंगाना के कुंदपल्ली में अंगूर की खेती करते हैं। इन्होंने आलवाल में अपना रिसर्च सेंटर बना रखा है, जहां वो काले अंगूर की खेती करते हैं और रोजाना कई किसानों को बेहतर जैविक खेती के लिए जागरूक भी करते हैं। विज्ञान और नई तकनीक की मदद से 1 हेक्टेयर में 105 टन अनब ए शाही और इतने ही क्षेत्र में 84 टन बीज रहित अंगूर की पैदावार करने वाले रेड्डी की गिनती अपने जिले के पहले आधुनिक किसान के रूप में भी होती है। चिंतला वेंकट रेड्डी का जन्म 22 दिसंबर 1950 में सिकंदराबाद के आलवाल में एक किसान परिवार सत्यम्मा और मुथ्यम रेड्डी के घर हुआ था। वो 3 भाइयों और 3 बहनों में दूसरे नंबर पर हैं। उन्होंने सिकंदराबाद के पास जैविक विज्ञान में अपना PUC अंग्रेजी माध्यम में पास किया। उनके बड़े भाई सी शंकर रेड्डी एक किसान थे। वेंकट रेड्डी ने 12वीं के बाद अपनी शिक्षा बंद कर दी और कृषि के क्षेत्र में काम करना शुरू कर दिया। पिता का साथ देते देते उनमें एक गहरी रुचि विकसित हो गई और वो एक प्रगतिशील और साधन संपन्न कृषक बन गए। वो एक नवीन जैविक किसान है जो खेती में अपनी मिट्टी और पोषक तत्व प्रबंधन तकनीकों के लिए जाने जाते हैं। वो मिट्टी की अदला बदली और मिट्टी की उर्वरता में अपनी तकनीक के लिए अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट प्राप्त करने वाले
भारत के पहले स्वतंत्र किसान होने का गौरव रखते हैं। वो जैविक कृषि तकनीकों में अपने नाम के साथ राष्ट्रीय पेटेंट भी रखते हैं। वो खेती में कोई रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक या कवकनाशी का उपयोग नहीं करते। चिंतला वेंकट ने अपनी अभिनव जैविक खेती के लिए राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर कई पुरस्कार जीते। वो बीज रहित अंगूर उगाने वाले पहले किसान हैं। 1979-80 में उन्होंने अंगूर की खेती में प्रवेश किया। अपने अग्रणी कार्य के लिए उन्हें राज्य में कई बार एक मॉडल किसान से सम्मानित किया गया। उन्होंने अपनी एसएम तकनीकों का प्रदर्शन किया जब 2001 में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और 2006 में जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने हैदराबाद का दौरा किया। उन्होंने दोनों राष्ट्रपतियों को काले बीज रहित अंगूर भेंट किए थे। जैविक तरीके से अंगूर की खेती कर पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित चिंतला वेंकट ने खेती के क्षेत्र में नई सोच लाकर क्रांति लाई। इससे उन्होंने कृषि की दिशा में प्रगतिशील किसानों को आने वाले समय में मोटे अनाजों से हटकर जैविक विधि द्वारा फलों की खेती के लिए प्रोत्साहित किया है। इससे निश्चित ही किसानों को लाभ मिलेगा और वो अपनी आय दोगुनी करने में सफलता प्राप्त कर सकेंगे। पूरा देश कोरोना महामारी के संकट से जूझ रहा है। किसान और खेतिहर मजदूर ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे घरों तक भोजन पहुंचता रहे। वहीं केंद्र और राज्य सरकारें भी ये सुनिश्चित कर रही हैं कि किसानों को फसलों की कटाई में कोई दिक्कत ना हो और फसलों की बिक्री भी सही समय पर सुनिश्चित हो सके। किसान फसल भी काटेंगे और फिर उसे बाजार भी लेकर जाएंगे। ये ऐसे काम है जिन्हें कोरोना संकट के बीच भी टाला नहीं जा सकता। किसानों का काम भी चलता रहे और बीमारी का फैलाव भी ना हो, इसके लिए कई तरह की सावधानियां अन्नदाता को अपनानी होंगी, जैसे बार बार साबुन से हाथ धोना, सामाजिक दूरी बनाए रखना, चेहरे पर मास्क लगाना, औजारों और मशीनों की साफ सफाई का ख्याल रखना, यानी मशीनों को सैनिटाइज करते रहे। इसी तरह परिवहन वाहनों, जूट बोरों या दूसरे पैकेजिंग सामान को भी इस्तेमाल से पहले सैनिटाइज करें। बेहतर होगा कि ज्यादातर काम मशीनों से किया जाए और मशीन के पास केवल आवश्यक संख्या में ही मजदूरों को जाने दिया जाए। जिन हिस्सों में कटाई या चुनाई का काम हाथों से हो रहा है, वहां 4 से 5 फीट की पट्टियों में काम करें। इससे मजदूरों के बीच दूरी बनाने में मदद मिलेगी। जहां तक संभव हो, कृषि कार्य समय अंतराल पर करें ताकि बहुत ज्यादा मजदूर इकट्ठा ना हो। काम पर जाने पहचाने लोगों को ही लगाए और उनसे भी जरूरी पूछताछ कर ले ताकि संदिग्ध या विषाणु वाहक शख्स से बचा जा सके। कटाई के बाद फसल का संग्रहण 3 से 4 फीट की दूरी पर छोटी छोटी ढेरियों में किया जा सकता है। साथ ही खेत के स्तर पर प्रसंस्करण के दौरान प्रति ढेरी 1 से 2 व्यक्तियों दिया जाना चाहिए। गेहूं, मक्का और मूंगफली के लिए उपयोग में लाए जाने वाले थ्रेशर की भी उचित साफ सफाई करें। मशीनों के जिन हिस्सों को बार बार हाथ से छूने की जरूरत पड़ती हो, उन्हें साबुन से धोते रहें। कृषि दर्शन में फिलहाल वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो। बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो। मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ। जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो। इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब रुक करते हैं अगले सेगमेंट फार्मिंग इंडिया का। नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय खरीफ सम्मेलन में
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जैविक खेती की ओर अग्रसर राज्यों की प्रशंसा की और दूसरे राज्यों को भी जैविक खेती की ओर अग्रसर होने के लिए प्रोत्साहित किया। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा कृषि मंत्री ने। मुख्य रूप से जैविक खेती का विषय और जीरो बजट खेती का विषय हम सब लोगों के सामने रहता है। अभी लद्दाख की बात आ रही थी। लद्दाख पूरा ऑर्गेनिक है, सिक्किम ऑर्गेनिक स्टेट हो गया है और सभी राज्यों में ऑर्गेनिक का रकबा बढ़ाने का प्रयत्न चल रहा है। मैंने पिछले बार भी यह कहा था और हमारा केंद्र सरकार का मंत्रालय निश्चित रूप से इस दिशा में काम कर भी रहा है कि हम लोगों को राज्य में पहचान करना चाहिए कि हमारे राज्य के कौन कौन से हिस्से अभी ऐसे बचे हैं जो पूरी तरह ऑर्गेनिक हैं, जहां फर्टिलाइज़र का उपयोग नहीं हुआ है। उनको चिन्हित करके और केंद्र सरकार से समन्वय करके और उन क्षेत्रों को ऑर्गेनिक घोषित भी करना चाहिए। उन क्षेत्रों में ऑर्गेनिक रकबा बढ़े और उन क्षेत्रों के लोग जो उत्पादन करें उसको हम समय के अंदर मार्केट उपलब्ध करा सकें और वो किसान फ़ायदा ले सके और हमारा ऑर्गेनिक रकबा भी बढ़ सके। इस दिशा में भी मुझे लगता है कि राज्य सरकारों को थोड़ा चिंता से आगे बढ़ने की ज़रूरत है। कृषि के क्षेत्र में जो उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है 307 मिलियन टन, तो मैं समझता हूँ कि ये लक्ष्य आप सब लोगों के सामने है। इस लक्ष्य को हम सब लोग मिलकर प्रयत्नपूर्वक प्राप्त करें, ऐसी मेरी आप सब से अपेक्षा है। भारतीय वैज्ञानिकों ने सोयाबीन की एक नई किस्म तैयार की है जिसका नाम है MACS 1407। इस किस्म से न ज़्यादा उपज होगी बल्कि कीटों से भी इसको कम नुकसान पहुंचेगा। ये किस्म खास तौर से असम, पूर्वोत्तर राज्यों, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड राज्यों के लिए तैयार की गई है। 2022 खरीफ सीजन तक ये किसानों के लिए उपलब्ध हो जाएगी। 2019 के दौरान भारत में 9 करोड़ टन सोयाबीन की उपज हुई थी। भारत दुनिया के प्रमुख सोयाबीन उत्पादक देशों में शामिल होने की कोशिश कर रहा है। ज्यादा उपज देने वाली MACS 1407 किस्म इस लक्ष्य को प्राप्त करने में मददगार हो सकती है। इसी दिशा में काम करते हुए पुणे स्थित आघारकर अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सहयोग से सोयाबीन की नई किस्म तैयार की है। आघारकर संस्थान भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्थान है। वैज्ञानिकों ने MACS 1407 किस्म को तैयार करने में पारंपरिक क्रॉस ब्रीडिंग तकनीक का उपयोग किया है। ये किस्म 1 हेक्टेयर में 39 क्विंटल तक की पैदावार देने में सक्षम है। इसके अलावा ये गर्डल बीटल, लीफ माइनर, पत्ती लपेटक, तना छेदक, माहू, सफेद मक्खी और डिफोलिएटर जैसे कीट पतंगों से भी सुरक्षित है। इसका तना मोटा है और जमीन से 7 सेंटीमीटर ऊपर फली सम्मिलन होता है। इससे फली बिखरने की समस्या नहीं आती और मशीन से भी इसे आसानी से काटा जा सकता है। खास तौर से ये पूर्वोत्तर भारत की वर्षा आधारित परिस्थितियों के लिए भी उपयुक्त है। नई किस्म के लिए हुए अनुसंधान का नेतृत्व करने वाले ARI के वैज्ञानिक संतोष जयभाई का कहना है कि MACS 1407 ने सोयाबीन की अब तक की सबसे अच्छी किस्म की तुलना में 17% ज्यादा उपज दी है। इस किस्म की बुआई का सही समय 20 जून से 5 जुलाई के बीच है। यही वजह है कि ये मॉनसून की अनिश्चितताओं से भी बची रहती है। बुआई के 43 दिन बाद इस किस्म में 50% फूल निकल आते हैं। इसे परिपक्व होने में 104 दिन लगते हैं। इसमें सफेद रंग के फूल, पीले रंग के बीज और काले हालम होते हैं। इसके बीजों में 19.81% तेल की मात्रा और 41% प्रोटीन होती है। इसके अलावा इसमें अंकुरण क्षमता भी बहुत अच्छी है।
इन तमाम विशेषताओं की वजह से ही इसे बीज उत्पादन और खेती के लिए कानूनी रूप से उपलब्ध कराया जा रहा है। खेती को सुविधाजनक बनाने और किसानों की आय दुगना करने में किस तरह से राज्य सरकारें मदद कर सकती हैं, ये जानकारी दे रहे हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के कृषि आयुक्त। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। खेती का जो प्लानिंग है पूरे भारतवर्ष में की जाती है कि अब खरीफ का सीज़न जैसे शुरू हो रहा है, क्योंकि मानसून आ जाएगा 1 जून के बाद से, कभी भी जैसे मानसून आएगा तो उसके बाद से खेती की क्रियाएं जो है शुरू हो जाएंगी। तो खरीफ सीज़न अपने आप में बड़ा अहम स्थान रखता है और इसमें लगभग 151 मिलियन टन का जो उत्पादन है वो हमारे खाद्यान्न में केवल खरीफ सीज़न से आता है। तो खरीफ सीज़न का अहमियत अपने आप में इसलिए ज़्यादा हो जाती है जो कि हमारी खाद्य सुरक्षा को और पोषण सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। और इसकी जो मुख्य फसलें जो इस सीज़न में आती हैं, जो आप देखेंगे, क्योंकि ये वर्षा आधारित खेती होती है, इसमें जहाँ पर पानी है और जल है वहाँ पर तो जो है राइस की खेती होती है, चावल की खेती हो रही है। लेकिन इसके अलावा जो बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर केवल वर्षा आधारित खेती होती है, जहाँ पानी की कमी है, जो वर्षा का आधारित जल है उसी को प्रयोग करते हैं, या जो सीमित साधन होते हैं जल के, तो उसके वहाँ पर उस क्षेत्रों में जो है पल्सिस जो है, जिसमें दालों की खेती और तिलहनी फसलों की खेती और साथ साथ जो न्यूट्री सीरियल है, जिनको हम ये कहेंगे कि मोटे अनाज कुछ है जिनमें कम पानी की आवश्यकता पड़ती है, उनको जो है उसमें प्रोत्साहित किया जाता है। भी IMD का भी एक आकलन आया है कि मौसम कैसा रहेगा मॉनसून के सीज़न में। तो मॉनसून का जो सीज़न है वो इस बार अच्छा रहने वाला है और मौसम विभाग ने जो इसका आकलन किया है, करीब 98%, 98% जो लॉन्ग पीरियड एवरेज है उसके बेस पर वर्षा होने वाली है। और इस वर्षा का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी लगभग जो है सामान्य रहेगा पूरे भारतवर्ष में, और इस परिस्थिति का हमें भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। ये मैसेज हम लोगों ने आज राज्य सरकारों को दिया है और इस स्थिति का फ़ायदा उठाते हुए हमें जो हमारा जो मैं एक ये कहूँगा कि जो फूड बास्केट है पूरे देश की, उस बास्केट में जो है पूरा भरपूर योगदान रहे और उसका लाभ लें, जिससे कि उत्पादन बढ़े, उत्पादकता बढ़े और देश में खुशहाली रहे। सरकार लगातार कृषि के बुनियादी ढांचे यानी अवसंरचना को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। इसी के चलते पिछले साल कृषि अवसंरचना कोष की घोषणा की गई, जिसके लिए करीब 1 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिससे किसानों को आर्थिक मदद मिल सके। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। कृषि क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए अवसंरचना यानी बुनियादी ढांचा बहुत ही महत्वपूर्ण है। सरकार कटाई उपरांत प्रबंधन तंत्र को मजबूत कर रही है। इसके लिए लॉकडाउन के दौरान वित्त मंत्री ने 1 लाख करोड़ रुपए के कृषि अवसंरचना कोष का ऐलान किया था। ये रकम बैंकों और वित्तीय संस्थानों के माध्यम से ऋण के तौर पर दी जानी है। आम किसानों के अलावा प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटी, विपणन सहकारिता सोसाइटी, कृषि उत्पादक संगठन, स्वयं सहायता समूह, बहुउद्देशीय सहकारिता सोसाइटी, कृषि उद्यम और स्टार्टअप इसके माध्यम से ऋण ले सकते हैं। 2 करोड़ तक के कर्ज पर ब्याज में 3% तक की छूट का प्रावधान किया गया है। ये योजना फिलहाल 10 साल के लिए है, यानी 2020-21 से 2029-30 तक। 1 लाख करोड़ की रकम 4 साल में जारी की जाएगी। पहले साल 10,000 करोड़ रुपए और फिर अगले 3 वित्तीय वर्षों में 30-30 हजार करोड़। भारत की 58% जनसंख्या की रोजी रोटी का दारोमदार कृषि और उससे जुड़े व्यवसायों पर है। ज्यादातर किसानों की सालाना आय बहुत कम है। कटाई उपरांत सही बुनियादी ढांचा न होने की वजह से 15 से 20% उपज बर्बाद हो जाती है, जबकि दूसरे देशों में यह आंकड़ा 5 से 15% है। कृषि अवसंरचना कोष का उद्देश्य ऐसे ढांचे का विकास करना है जिसमें किसान अपनी उपज बिना बिचौलिए के सीधे बेच सके और कटाई के उपरांत उनकी फसल में बर्बादी भी कम हो। इससे निश्चित तौर पर उनकी आमदनी बढ़ेगी। कृषि अवसंरचना कोष ग्रामीण क्षेत्रों में भंडार गृहों, शीत गृहों, पैक हाउस के निर्माण और उनके विकास के अलावा बाजार व्यवस्था को दुरुस्त करने पर खर्च होना है। साथ ही
प्रसंस्करण इकाइयां भी इसका लाभ उठा सकती हैं। प्रसंस्करण से फसलों का मूल्यवर्धन होगा और भंडार गृहों के निर्माण से किसान को अपनी फसल रोक कर रखने में मदद मिलेगी। फसल को रोकने का फायदा ये होगा कि बाजार में जब भी बेहतर भाव होगा तब वो फसल बेच सकेंगे। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं, कृषि जगत से जुड़ी तमाम जानकारियां देने के लिए कई सारे मोबाइल ऐप लॉन्च किए गए हैं। ऐसे ही मोबाइल ऐप की जानकारी आज हम आपको देंगे, जिसका नाम है किसान सुविधा मोबाइल ऐप। किसान सुविधा एक बहुआयामी मोबाइल ऐप है जो किसानों को खेती किसानी संबंधित सभी जानकारियों के साथ सशक्तिकरण प्रदान करता है। इस ऐप के जरिए किसान अगले 5 दिनों का मौसम, विक्रेता, बाजार मूल्य, कृषि सलाह, पौध संरक्षण, IPM विधियां आदि मिल सकती है। मौसम की अग्रिम चेतावनी, अपनी आसपास की मंडी और देश की विभिन्न मंडियों में कृषि जिंसों के भाव इसी ऐप पर उपलब्ध है। ये ऐप किसानों को सीधे कृषि विशेषज्ञों व वैज्ञानिकों से कृषि संबंधी परामर्श करने की सुविधा भी प्रदान करता है। इस ऐप के जरिए किसान अपने मोबाइल पर ही खेती की उन्नत तकनीक और उनका प्रयोग करना सीख सकते हैं। खेती किसानी के लिए मौसम की जानकारी होना बेहद जरूरी है। तो आइए अब आपको बताते हैं आगे आने वाले 2 दिनों में कैसा रहेगा मौसम का हाल। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अनेक जगह होगी बारिश। गांगे पश्चिम बंगाल में भी अनेक स्थानों पर बरसेंगे बादल। बिहार, ओडिशा और झारखंड में कई जगहों पर बारिश के आसार। अरुणाचल प्रदेश में बुधवार को अधिकतर जगह बारिश की संभावना। असम और मेघालय के ज्यादातर हिस्सों में 2 दिन बरसेगा पानी। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अनेक जगह होगी बरसात। उत्तराखंड में बुधवार को ज्यादातर इलाकों में बारिश का अनुमान। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना। हिमाचल प्रदेश में भी 2 दिन कुछ जगह बरसेगा पानी। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में कहीं कहीं होगी बारिश। केरल और तटीय कर्नाटक में 2 दिन अनेक जगह हो सकती है बारिश। दक्षिणांतरी कर्नाटक में भी अनेक हिस्सों में बरसेंगे बादल। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं, सोशल मीडिया का दौर है। ऐसे में किसान भाइयों को अपडेटेड रहना बहुत जरूरी है। तो आइए नजर डालते हैं ट्विटर अपडेट पर। कृषि अवसंरचना फंड यानी AIF कृषि प्रणाली से जुड़े सभी हितधारकों की सामूहिक शक्ति को एक साथ लाएगा। कृषि अवसंरचना फंड के आवेदनों ने 8,000 करोड़ का आंकड़ा पार किया। 4,000 करोड़ से अधिक को मंजूरी मिली। कृषि अवसंरचना फंड ने 8,216 करोड़ के बराबर के 8,665 आवेदन प्राप्त करने के बाद 8,000 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज यानी पैक्स में 58%, कृषि उद्यमियों में 24% और अलग अलग किसानों में 13% का है। तो ये था आज का जानकारियों से भरपूर कृषि दर्शन कार्यक्रम। अगर कार्यक्रम से जुड़ा कोई भी सुझाव आप हमें भेजना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshan@gmail.com। आप हमें सुझाव पत्र लिखकर भी भेज सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। और इसी के साथ आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।